बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पावर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टॉपिक 13.7 इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। ठीक है, अब जैसे कि टॉपिक शो कर रहा है यहाँ पे दो पावर्स को डिस्कस किया गया होगा, एक इलेक्ट्रिकल पावर और दूसरा पावर डिसिपेशन रेजिस्टर्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फिगर 13.16 देख रहे हैं, इसमें आपको एक सर्किट शो किया गया है। सर्किट को गौर से देखें, ये एक बैटरी कनेक्ट है जिसके वोल्टेज को ई से शो किया गया है और इस बैटरी के साथ एक रजिस्टर आर अटैच है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये ई इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ई बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है जो कि इसके वोल्टेज को शो कर रहा है। अब ये जो रजिस्टर है इसके टर्मिनल के दरमियान एक V लिखा हुआ है जो एक और वोल्टेज है। अब ये दो डिफरेंट वोल्टेजेस क्यों हैं ये हम आगे जाके अभी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं कि इस बैटरी की वजह से एक करंट आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस अटैच है, इसके एक टर्मिनल को ए कह दिया और दूसरे टर्मिनल को बी कह दिया। जैसे ही ये सर्किट कनेक्ट होता है तो क्या होता है, बैटरी जो है वो चार्जेस के ऊपर वर्क डन करना शुरू कर देती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली उस पर वर्क डन करती है, इनको मूव करवाती है। ठीक है, अब वर्क डन आपको याद होगा जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि चार्जेस को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाया था। तो यहाँ हम कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि बैटरी कॉन्टिन्यूसली चार्जेस को लिफ्ट करती है थ्रू सम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, अभी आप फिलहाल E को भूल जाएं, E को हम बाद में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अभी आप V को ही पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो बैटरी जो है वो किसी पोटेंशियल V के थ्रू चार्जेस को कॉन्टिन्यूसली वर्क डन करवा कर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ लेकर जा रही होती है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि डेल्टा क्यू चार्जेस पर वर्क डन किया जा रहा है और इस पर होने वाला वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू है, तो वर्क डन हम वही अपने पुराने इक्वेशन के को यूज करके निकाल सकते हैं, दैट इज V इंटू डेल्टा क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, जो इक्वेशन हमने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, ये जो वर्क डन है ये एक्चुअली वो एनर्जी है जो बैटरी चार्जेस को सप्लाई कर रही है। ठीक है, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू द चार्जेस। और आपको ये बात भी याद होगी, हमने कहा था कि जब वर्क डन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में अपेयर होता है वर्क डन। तो एक्चुअली ये हम उसी एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी का रेट जो है उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। पावर की डेफिनेशन अगर आपको याद हो जो आपने पहले पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में भी हमने पढ़ी थी, क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि रेट एट विच वर्क इज डन और द रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, तो अगर हम पावर कहना चाहें तो इस वर्क डन का जो रेट है या एनर्जी सप्लाई करने का जो रेट है वो बैटरी की इलेक्ट्रिकल पावर कहलाएगी। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल पावर नजर आया था इस टॉपिक के नाम में, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, द रेट एट विच बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी टू द चार्जेस इज इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इज इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी, या फिर इसको हम पावर आउटपुट भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारी एनर्जी है, सॉरी इलेक्ट्रिकल पावर है। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिकल पावर, जनरल जो डेफिनेशन होती है पावर की वो क्या होती है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो वर्क डन की जगह हम एनर्जी सप्लाइड लिख सकते हैं और टाइम
टाइम टेकन। ठीक है, अब एनर्जी सप्लाइड वर्क डन ही है, वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड दोनों एक ही बातें हैं। वर्क डन का भी हमने पीछे एक्सप्रेशन लिखा था v इंटू डेल्टा क्यू, वो हमने यहाँ पे लिख दिया और टाइम की जगह डेल्टा टी, सपोज डेल्टा टी टाइम था। अब आपको पता है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी क्या होता है, करंट होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, करंट। तो इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू v इंटू आई। ठीक है, दिस इज द रिलेशन फॉर द पावर सप्लाइड और डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ करंट ऑपरेटिंग ऑन अ वोल्टेज v। ये इक्वेशन जो है ये आपको इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन दे रही है, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी या फिर उस पावर का एक्सप्रेशन दे रही है जो कि चार्जेस को डिलीवर की जाती है। राइट, ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल पावर। अब अगर आप नोट करें तो इस टॉपिक के अंदर दूसरी चीज आपको नजर आ रही है, पावर डिसिपेशन इन रजिस्टर। डिसिपेशन का मतलब होता है कंज्यूम होना, वेस्ट होना। ठीक है, तो अब हमने वो पावर पढ़नी है जो वेस्ट हो रही है, कंज्यूम हो रही है। अभी हमने वो पावर पढ़ी जो सप्लाई की जा रही थी चार्जेस को, अब हमने वो पावर पढ़नी है जो डिसिपेट हो रही है। अब पावर डिसिपेट कैसे होती है ये मैं अब आपको फिर पीछे लेक्चर्स की तरफ लेके जाऊंगी। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जब हम बैटरी अटैच करते हैं करंट फ्लो करना शुरू करता है, यानी कि चार्जेस मूव करना शुरू करते हैं। चार्जेस मूव करते हैं तो क्या होता है कि कोलिजन्स होती हैं लैटिस एटम्स के साथ और एनर्जी जो है डिसिपेट होती है, वेस्ट होती है, एनर्जी शेयरिंग होती है, कुछ हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जो एनर्जी बैटरी सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को या पॉजिटिव चार्जेस को, जो भी टाइप के चार्जेस हैं, जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो एनर्जी वेस्ट हो रही होती है। किस वजह से, कोलिजन्स की वजह से या फिर रेजिस्टेंस की वजह से। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है किसी सर्किट में से तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेट होती है। दिस इज कॉल्ड एज पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टेंस। तो यही हम पढ़ने लगे हैं, जैसे सर्किट में आपको नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस लगी हुई है तो ऑब्वियसली इस रेजिस्टेंस की वजह से पावर डिसिपेट होगी। तो अब हमने देखना है कि ये पावर डिसिपेशन किस तरह से हमारे पास निकलती है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन निकाला या उस पावर का एक्सप्रेशन निकाला जो बैटरी सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पावर उतनी डिसिपेट होगी जितनी सप्लाई की जा रही है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर दैट कुड बी डिसिपेटेड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। तो अगर आप नोट करें तो ये पावर डिसिपेटेड इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर यानी कि V इंटू आई लिखा हुआ है। ठीक है, तो पावर डिसिपेटेड का एक्सप्रेशन भी यही होगा V इंटू आई। अब नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने, चूंकि हम बात कर रहे हैं पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर तो बेहतर ये है कि हम इस एक्सप्रेशन के अंदर रेजिस्टेंस का फैक्टर लेकर आए। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो v को किसी ऐसे एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दें जिसमें r आता हो, या i को ऐसे एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर दें जिसमें r आता हो। तो हम दोनों तरह से करके देख लेते हैं। p इक्वल्स टू वी आई लिखा, अब v की जगह हमने क्या लगा दिया, आई आर। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ v इक्वल्स टू आई आर, ये हमने आई आर लगा दिया, आई जो है कंबाइन होकर आई स्क्वायर आर बन गया। तो पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब दूसरी तरह करते हैं। पहले इस इक्वेशन में हमने v में वैल्यू लगाई थी, अब हम i में वैल्यू लगाते हैं। ओम्स लॉ से हमने i की वैल्यू जब एक्सट्रैक्ट की तो वो v ओवर r आती है। इक्वेशन सॉरी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, पैरामीटर्स को कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस आ गए हैं हमारे पास पावर डिसिपेशन के। ठीक है, तो समराइज अगर हम करें तो p इक्वल्स टू v इंटू आई और p इक्वल्स टू आई स्क्वायर r और p इक्वल्स टू v स्क्वायर r। So we have three expressions for the power dissipation in resistor. तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके यूनिट बताएं तो आप किसी भी एक्सप्रेशन से यूनिट निकाल सकते हैं।
यहाँ से आप निकालेंगे तो वोल्ट एम्पेयर आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे एम्पेयर स्क्वायर ओम आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो वोल्ट स्क्वायर पर ओम आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी यूनिट्स हैं जब आप उनको कन्वर्ट करेंगे तो वो एक सिंगल यूनिट देंगे, और वो जो है आ जाएगा जब आप इनको मतलब इनके एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो यूनिट अल्टीमेटली वॉट्स का आ जाएगा। ठीक है, वॉट आपको पता है किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन। अब मैं आपको वो सर्किट दोबारा दिखाती हूँ जब भी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ आपको एक ई लिखा नजर आ रहा है, ये ई क्या है ये अब हम अगले टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको डिस्कस करते हैं। ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने के लिए मैं पिछले टॉपिक का ही सर्किट दोबारा से ड्रॉ करती हूँ, दोबारा से कंसिडर करते हैं। ये आप देख रहे हैं 13.17 में बना हुआ है। उसी तरह एक बैटरी है जिसके ऊपर ई लिखा हुआ है और ये एक रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी बैटरी किसी सर्किट के साथ कनेक्ट होती है, सर्किट हो, रेजिस्टेंस हो, कुछ भी हो सकता है सर्किट के अंदर कनेक्ट होती है, तो उस सर्किट में से एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहता है, करंट स्टॉप नहीं होता। और उसकी वजह क्या है कि बैटरी जो है वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है चार्जेस को। ठीक है, तो जब भी कोई बैटरी किसी सर्किट पे कनेक्ट होती है तो सर्किट में से एक कांस्टेंट या स्टेडी करंट फ्लो करता है। अब ये काम होता कैसे, एक्चुअली बैटरी क्या कर रही होती है वो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चार्जेस जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकले हैं और मूव करना शुरू हुए हैं इस सर्किट के थ्रू। रेजिस्टेंस आर में से गुजरेंगे चार्जेस। अब जो एनर्जी वो बैटरी से लेकर आए होंगे वो इस रेजिस्टेंस आर में डिसिपेट हो जाएगी। जैसे अभी हमने पावर डिसिपेशन पढ़ी है, तो वो पावर या एनर्जी जो बैटरी से लेकर आते हैं वो इस रेजिस्टेंस आर में डिसिपेट हो जाती है। अल्टीमेटली जब चार्जेस इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचते हैं बैटरी के, तो उनके पास एनर्जी जो है वो बहुत कम रह जाती है। अब इस कम एनर्जी वाले चार्जेस को बैटरी पिक करती है, उसके ऊपर वर्क डन करती है, या फिर हम कह सकते हैं उसको एनर्जी सप्लाई करती है और उसको दोबारा से पॉजिटिव टर्मिनल तक लेकर आती है ताकि वो फिर से सर्किट में फ्लो कर सकें। तो ये जो काम है ये बैटरी कर रही होती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, ये एक्चुअली अंदर हो रहा होता है। अब ये जो वर्क डन करती है बैटरी इन टेकिंग चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो वर्क डन है या ये जो एनर्जी सप्लाई करती है इस दौरान, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, द वर्क डन बाय द बैटरी ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या चलें यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं, अब हम सिर्फ यूनिट चार्ज कह लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो वर्क डन by the battery on unit charge is called as EMF or electromotive force of the battery. अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी हमने यही डिफाइन किया था। The work done in taking a unit positive charge against the electric field is called as potential difference. तो अब हम EMF भी यही कह रहे हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस भी यही कह रहे हैं, तो आखिर इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों हम इसको अलग से स्टडी कर रहे हैं? तो इसका जवाब हम इस टॉपिक में देंगे। इससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। पहली बात तो ये है, ये जो नाम आपको लिखा नजर आ रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस नाम से आपके जहन में आता होगा कि शायद ये कोई फोर्स है, बट नो, इट इज नॉट अ फोर्स। इसके लिए हम ईएमएफ को जरा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। अभी हमने ईएमएफ कैसे डिफाइन किया है, हमने सपोज कि डेल्टा क्यू चार्जेस जो हैं उसको बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से पिक करती है और पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके जाती है, और इस दौरान जो वर्क डन करती है वो डेल्टा डब्ल्यू है। तो ईएमएफ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ईएमएफ इज द वर्क डन यूनिट चार्ज ऑन यूनिट चार्ज। ठीक है, तो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू, तो ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है ईएमएफ की। ठीक है,
तो अभी मैं आपको बता रही थी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स। अब ये कैसे हमें पता चलता है कि ये फोर्स नहीं है? तो अगर आप इस फॉर्मूले से इसके यूनिट्स डिराइव करें तो क्या आते हैं? वर्क डन के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम। तो क्या यूनिट बन जाते हैं? जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम को हमने क्या डिफाइन किया हुआ है? वोल्ट डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब है ईएमएफ के यूनिट्स तो वोल्ट हैं। तो अब यहाँ से दोबारा से सवाल पैदा होता है कि इसके यूनिट भी वोल्ट हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट भी वोल्ट हैं, तो आखिर क्या फर्क है दोनों में? तो यहाँ से हमें एक बात समझ आ गई कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है। लेकिन ये कैसे ऑर्डिनरी पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पीछे पढ़कर आए हैं उससे डिफरेंट है, इसका अब हम आंसर करने लगे हैं। ठीक है, तो आप 13.18 फिगर देखिए। इसमें आपको एक बैटरी बनी नजर आ रही है जिसके ऊपर ई लिखा है और साथ एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसके ऊपर स्मॉल आर लिखा हुआ है और ये डॉटेड लाइन में बंद है। अब ये क्या बना हुआ है? ये एक्चुअली ईएमएफ की एक्सप्लेनेशन ही है। एक्चुअली यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ लेके जाती हूँ। आपने बैटरी का या सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। उसमें क्या होता है? बैटरी या सेल कैसे होता है? बैटरी या सेल में क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। जब उसमें से करंट पास कर रहा होता है तो क्या होता है कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के चलिए अभी हम करंट पास करने का नहीं कहते, बेसिकली वो जो केमिकल एनर्जी होती है जो बैटरी कन्वर्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बनते हैं। ठीक है, वो आयंस जो हैं वो अपने रिलेटिव प्लेट्स पर डिपॉजिट होते हैं और इस तरह से सर्किट चलता है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है सर्किट के अंदर। तो बैटरी का काम क्या है कि ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही होती है यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमने बैटरी सर्किट में कनेक्ट कर दी है, ठीक है, और सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट यानी करंट प्रोड्यूस करने वाले जो चार्जेस हैं वो जब इसमें से पास करेंगे बैटरी में से, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रोलाइट में से एक्चुअली गुजर रहे होंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स में चूंकि उसके अपने मॉलिक्यूलर आयंस मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली जिस तरह हम रेजिस्टेंस पढ़ते थे कि कुलैयन होती है मेटालिक एटम्स के साथ या लेटिस एटम्स के साथ, उस तरह इन मॉलिक्यूलर एटम्स के साथ भी तो वो कोलाइड करेंगे ना। तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस बैटरी के अपने अंदर भी मौजूद होती है, ऑल दो कि उसकी अमाउंट बहुत थोड़ी होती है, बहुत थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट कर रही होती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि बैटरी जो वर्क डन कर रही है एक्चुअली वो सारा का सारा चार्जेस के पास एनर्जी के फॉर्म में नहीं आता। वो बैटरी के अपने अंदर रेजिस्टेंस की एग्जिस्ट करने की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है, वो एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो डॉटेड लाइन शो की गई है ये एक्चुअली आपकी अब पूरी बैटरी है, बैटरी इटसेल्फ प्लस द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो स्मॉल आर है ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये डॉटेड लाइन इसलिए बनाई गई है कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरी बैटरी है। ठीक है, तो अब इस बैटरी ये बैटरी जो टोटल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है या टोटल वर्क डन जो कर रही है जिसको हमने ईएमएफ कहा है, वो जब इस रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ऑफर होगी, बैटरी ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगी तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब कम जब चार्जेस बाहर निकलेंगे इस बैटरी से तो उनके पास जो एनर्जी होगी वो ईएमएफ के बराबर नहीं होगी, बल्कि इससे थोड़ी सी कम होगी। वो एक्चुअली जो है जो यानी कि जिस एनर्जी के साथ अब वो रेजिस्टेंस में से पास करेंगे वो एनर्जी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ठीक है, तो ईएमएफ आप कह सकते हैं कि एक्चुअली जो वर्क डन करवा रही है बैटरी वो है, या एक्चुअली जो एनर्जी सप्लाई कर रही है बैटरी वो है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में जो एनर्जी कंज्यूम होने के बाद आपके पास एनर्जी बच जाती है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। और चूंकि हम इसको कह रहे हैं बैटरी से निकलने के बाद जो एनर्जी रह जाती है, तो ये टर्मिनल्स है ना बैटरी के, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एज ए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो तो आपको समझ आ जाएगी कि बैटरी से निकलने के बाद चार्जेस के पास जो एनर्जी बच गई है, जो चार्जेस जिस एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं वो जो है वो क्या है? वो पोटेंशियल डिफरेंस है या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ईएमएफ का
और पोटेंशियल डिफरेंस का या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। एक दफा और मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक्चुअली में वर्क डन किया जाता है बाय द बैटरी, दैट इज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये वर्क डन करने के बाद और इंटरनल रेजिस्टेंस में थोड़ा सा कंज्यूम होने के बाद जब बैटरी से बाहर आ जाते हैं और उसके टर्मिनल से सर्किट के अंदर मूव करना शुरू करते हैं चार्जेस, तो उस वक्त उनके पास जो एनर्जी होती है या जो उनके ऊपर वर्क डन किया जा रहा होता है, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और द पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो अब उम्मीद है कि आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम थोड़ा सा ईएमएफ के बारे में और देखते हैं। अब मैं एक सर्किट कंसिडर कर रही हूँ जिसमें मैंने बैटरी अटैच की हुई है और इसको आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर शो की हुई है। ठीक है, फिगर में इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ शो की गई है। अब ये जो बैटरी है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट है। एक बात याद रखिएगा, ये जो सिंबल होता है एरो का, अगर ये किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या किसी बैटरी के ऊपर बना हो तो उसका मतलब है कि वैल्यू वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच किया, एक स्विच है और इसके बैटरी के और रेजिस्टेंस के दरमियान मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर इसलिए लगाया ताकि मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकूं, राइट। तो ये जो है ये एक सर्किट हमने ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किट के थ्रू हम क्या करने लगे हैं, ईएमएफ को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने लगे हैं, ठीक है। अब अगर आप नोट करें तो इस सर्किट के अंदर अगर आप वोल्ट मीटर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो इस सर्किट के अंदर क्या क्या मौजूद है, बैटरी है, ठीक है, साथ एक रेजिस्टेंस आर है जो कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है जो कि स्मॉल आर के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताएं तो क्या होगी, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंसेस को ऐड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। वोल्ट मीटर जो है वो सिर्फ यहाँ पे मेजरमेंट के लिए लगाया गया है, इसका अपना कोई काम नहीं है, सिर्फ ये मेजर करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट की क्या हो गई है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। अब मैं अगर कहूँ कि कोई आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में से, तो ओम्स लॉ क्या था, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो V की जगह अब हमने EMF यूज करना है क्योंकि ये वो टोटल वर्क डन है जो बैटरी करवा रही है, ठीक है। तो V की जगह हमारे पास आ जाएगा E, I एज इट इज, और R की जगह हमारे पास अब क्या आएगा, चूंकि सर्किट का रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस कैपिटल R है तो I के साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो जब हम उसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो हमारे पास आ जाएगा I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। तो ओम्स लॉ जो है वो अब हमारे पास क्या बन जाता है, E इक्वल्स टू I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप नोट करें तो रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो अब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि बैटरी में से बाहर निकल आएगा तभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा ना, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम आई कैपिटल आर को क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बाज़ जगहों पे आपको वी के नीचे एक छोटा सा टी लिखा नजर आ रहा होगा, वो भी जो है वो हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की को डिनोट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इस आई आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम वी लिख सकते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब आपकी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, E इक्वल्स टू वी प्लस आई स्मॉल आर। तो ये इक्वेशन आपको बता रही है कि EMF किसके इक्वल है, the terminal potential difference plus the potential difference dropped across internal resistance, ठीक है। जो पोटेंशियल कैपिटल आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा प्लस जो पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, उन दोनों को जब हम सम करेंगे तो एक्चुअली आपके पास क्या बन जाती है, EMF बन जाती है, ठीक है। ये हमारे पास EMF है। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये जो वोल्ट मीटर लगा है ये कब EMF मेजर करेगा, कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि सपोज एस स्विच आपने
ओपन करती है। तो ये रेजिस्टेंस तो कैपिटल आर जो है ये तो एक्सक्लूड हो गई सर्किट से। अब आपके सर्किट के अंदर ये बैटरी है विद इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस और ये वोल्ट मीटर लगा है। तो इस सूरत में वोल्ट मीटर जो है ये क्या मेजर कर रहा होगा, इस स्मॉल आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो मेजर करेगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इस सर्किट में से ये जो वोल्ट मीटर वाला सर्किट है और बैटरी वाला सर्किट है, इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा। एक्चुअली होता क्या है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, ठीक है। इतनी हाई होती है कि हम उसको इन्फिनिट कह सकते हैं। हमने इन्फिनिट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये जैसे कि आपकी किताब में मेंशन है, वोल्ट मीटर ऑफ इन्फिनिट रेजिस्टेंस मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, ठीक है। तो हमने एक इन्फिनिट रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर लगाया है, और जब रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होगी, इन्फिनिट होगी, तो ऑब्वियसली कोई करंट पास कर ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। चार्जेस की जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी जो है वो रेजिस्टेंस के अंदर ड्रॉप हो जाएगी, तो वो आगे मूव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो जब इसके रेजिस्टेंस इनफिनिट है तो इस सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस केस में आई जो है वो जीरो हो जाएगा। जब आई जीरो हो जाएगा तो हमारे पास जो बैटरी की ईएमएफ है वो क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी या मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब हम इस सर्किट को कनेक्ट करवा दें, स्विच को क्लोज कर दें, ठीक है। जब इस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो अब सर्किट में कनेक्ट हो गई है। अब ऊपर वाला सर्किट हमने देख लिया कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हाई है। तो अब जब हम सर्किट कनेक्ट करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे, तो करंट किस में से पास करेगा, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस में से पास करेगा, ठीक है। तो उस सूरत में अब वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, वोल्ट मीटर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा अक्रॉस कैपिटल आर, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आ रही होगी कि जो ईएमएफ है बैटरी की वो मेजर नहीं होगी इस वोल्ट मीटर से, बल्कि क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस वोल्ट मीटर से मेजर होगा, ठीक है। और वो हमेशा ईएमएफ से लेस होगा बाय एन अमाउंट आई स्मॉल आर, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट उसमें कंज्यूम हो जाएगा रेजिस्टेंस में, इंटरनल रेजिस्टेंस में, या उसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो बाकी जो पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी वो आपके पास एज अ पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अपेयर होगी, ठीक है। मेरे अभी मुंह से निकल गया था कि ईएमएफ जीरो होगी जब कोई करंट पास नहीं करेगा। सॉरी, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ईएमएफ जीरो नहीं होगी, बल्कि वोल्ट मीटर का ये मेथड होता है कि जब इसमें से कोई करंट पास नहीं कर रहा होता तो वो पोटेंशियल मेजर करता है, एग्जैक्ट वैल्यू मेजर करता है। तो जब इसमें से इस सर्किट में से आई जीरो है तो ईएमएफ एज इट इज मेजर हो जाएगी, यानी कि उसकी फुल वैल्यू मेजर हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये इस सर्किट में कनेक्ट होगा वोल्ट मीटर तो ईएमएफ मेजर होगी, और जब फुल सर्किट हो गई, स्विच एस क्लोज कर देंगे और कैपिटल आर भी इंक्लूड हो जाएगी, तो सब वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करेगा, राइट। तो अभी हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि ईएमएफ जो है वो हमेशा ज्यादा होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कम होगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना कम होगा ईएमएफ से, इट विल बी बाय एन अमाउंट आई इंटू स्मॉल आर, यानी कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो पोटेंशियल जो स्मॉल आर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, वो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस में सॉरी ईएमएफ में से माइनस कर देंगे तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ईएमएफ जो है वो आपका कॉज है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसका इफेक्ट है। EMF इज बेसिकली द कॉज, आप कह सकते हैं कि करंट फ्लो करने की वजह बन रहा है, ठीक है, या जैसे भी आप इसको इजीली डिफाइन करना चाहें। तो EMF कॉज है, इट इज बेसिकली कॉजिंग द करंट टू फ्लो, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इफेक्ट है, इफेक्ट जो है यानी कि उस कॉज की वजह से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो इफेक्ट क्या है। अब ऑब्वियसली चार्जेस जो फ्लो करेंगे रेजिस्टेंस में से वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करेंगे ना, तो इट इज द इफेक्ट, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट। तो हम कहते हैं ईएमएफ इज द कॉज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट, ठीक है। एक पॉइंट हमने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है। दूसरा हमने देख लिया कि ईएमएफ कॉज है और पोटेंशियल डिफरेंस इसका इफेक्ट है।
तीसरा पॉइंट जो है ईएमएफ के बारे में वो ये है कि ईएमएफ हमेशा प्रेजेंट रहती है चाहे करंट फ्लो करे या ना करे। अभी हमने जैसे पीछे देखा कि जब हम ये स्विच एस को ओपन कर देंगे और ये सर्किट रहेगा, अब इस सर्किट में से करंट तो जीरो था, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, बट तब भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है, सॉरी वोल्ट मीटर जो है वो आपको ईएमएफ की वैल्यू मेजर करके दे रहा था, ठीक है। लेकिन इस दौरान टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर नहीं हो रहा था। जब आप सर्किट कनेक्ट करते हैं फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, ठीक है। तो ईएमएफ तब भी मौजूद होती है सर्किट में जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ तब मौजूद होगा जब करंट सर्किट में से फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक और अहम बात मैं ईएमएफ के बारे में आपको बता दूं कि अभी जो हमने ये डिस्कशन की है कि ईएमएफ इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू इट, थ्रू द बैटरी। तो इसका जो एक और रिजल्ट है वो हम ये कह सकते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो ईएमएफ जो है वो जीरो नहीं होगी, ठीक है। ईएमएफ जो है वो जीरो नहीं होगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो ईएमएफ जीरो नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर हम ये कह दें कि ईएमएफ लाजमी तौर पे जीरो है, हमने खुद से ईएमएफ को जीरो कर दिया है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस लाजमी तौर पे जीरो होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के जीरो होने से ईएमएफ जीरो नहीं होती, लेकिन अगर ईएमएफ जीरो हो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, ये कंपल्सरी है, ठीक है। तो ये बात आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है, आपने पॉइंट याद रखना है। अब हमें एक बात तो क्लियर हो गई है ईएमएफ से कि बैटरी के अपने अंदर भी कोई रेजिस्टेंस मौजूद होती है जिसकी वजह से पावर डिसिपेशन होती है, और बाकी पावर डिसिपेशन जो है वो जो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई होती है सर्किट में उसके थ्रू जो है वो डिसिपेट होती है। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी बैटरी की मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सर्किट नजर आ रहा है, ये बी फिगर में एक बैटरी बनाई हुई है जिसके जिसपे ई लिखा हुआ, यानी कि उसकी ईएमएफ ई है, इसके क्रॉस हमने एक पोटेंशियोमीटर जो है वो लगाया हुआ है, और एक रेजिस्टेंस इस बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्ट है। अब ये बात अंडरस्टूड है कि बैटरी लगी हुई है तो उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, वो हम शो करें या ना करें वो एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो अब जितना भी लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमारे पास पावर डिलीवर्ड की फॉर्म में अपेयर होती है, ठीक है। यानी कि जो रेजिस्टेंस है आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस जितनी पावर डिसिपेट हो जाएगी उसके बाद जो बाकी बचेगी वो कैपिटल आर को डिलीवर की जाती है। तो इस वजह से ये जो पावर आउटपुट है इसको हम कह रहे हैं पावर डिलीवर्ड, ठीक है। पावर आउटपुट मतलब इस बैटरी से जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है पूरी बैटरी से, इंक्लूडिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है रेजिस्टेंस आर को, वो जो है वो पावर डिलीवर्ड कहलाती है या पावर आउटपुट कहलाती है। अब हमने ये कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हम जरा थोड़ा सा पीछे वाला फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। तो हमने पीछे पावर आउटपुट या पावर डिलीवर्ड क्या निकाली थी, पी आउटपुट लिखा हुआ है इक्वल्स टू वी इंटू आई था, आई लिखा था हमने, और इसको फिर हमने वी की वैल्यू लगा के कन्वर्ट किया था तो वो बन गया था आई स्क्वायर आर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास चूंकि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो करंट है वो क्या है, अभी हमने जैसे पीछे लिखा था E डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो अब इस I की वैल्यू को आप इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, स्क्वायरिंग हो जाएगी, स्क्वायर ओपन करें तो इस स्क्वायर को, तो ये बन जाएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा खोल कर आपको एक वीडियो प्ले की हुई है मैंने, उस पर दिखाती हूँ ताकि आपको वहां से स्टेप्स क्लियर हो जाएं, क्योंकि इस वक्त मैं लिख नहीं सकती यहाँ पे, तो मैं आपको इसको वीडियो में दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है।
जब आई की स्क्वायरिंग की हमने तो ये क्या बन गया, ई स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को ओपन किया तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2r स्मॉल आर, राइट। अच्छा, अब हमने इसको जरा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्लस 2r और माइनस 2r को यहाँ पे ऐड करवाते हैं, ठीक है। या आप ये कह लें 2r टू आर स्मॉल आर को हम ऐड भी करवाते हैं और माइनस भी करवा देते हैं, ठीक है। ऐड और माइनस करवाने से क्या होगा कि ओवरऑल जो इसका सम है वो 0 आ जाएगा और हमारे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, ओवरऑल आंसर इसका 0 ही रहा, यानी कि हमारे एक्सप्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा और इससे अब हम अपना काम भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये जो प्लस वाली टर्म्स हैं R2r स्मॉल r, इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये बन जाएगा 4r स्मॉल r और माइनस 2r स्मॉल r एज इट इज आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम इन तीन फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा r माइनस स्मॉल r स्क्वायर्ड, ठीक है। r माइनस स्मॉल r स्क्वायर्ड और इसमें हमने जो है ना -2r स्मॉल r को कंबाइन किया है स्क्वायर्स वाली टर्म के साथ, ठीक है, तभी r माइनस स्मॉल r बचा है। और वो जो हमने दो ऐड कर ली थी 2r स्मॉल r वाली टर्म्स, वो क्या बन गई है 4r इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो ये जो है इस तरह हमने क्या किया है, हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया पावर आउटपुट का। अब हम जरा चलते हैं वापस अपनी बुक की तरफ। हाँ जी, तो ये हमारे पास 13.17 इक्वेशन है जो हमारे पास पावर आउटपुट का एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने अटैच की हुई है वो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर के बराबर है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस आर की जगह भी आप स्मॉल आर लिख लेंगे ठीक है, और ये फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ठीक है। स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा, ये 0 0 स्क्वायर जो है वो 0 ही होगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा, ई स्क्वायर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी थोड़ी सी देखते हैं, अगर कैलकुलेशन अवेलेबल है तो हम कैलकुलेशन देख लेते हैं लिख कर। जी, तो जब स्मॉल आर को आप कैपिटल आर से या कैपिटल आर को स्मॉल आर से रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये 0 होने के बाद यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, स्मॉल आर को भी हमने यहाँ पे कैपिटल आर लिख लिया तो एक आर कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 4 कैपिटल आर बच जाएगा। तो जब हाँ स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हैं तो पावर आउटपुट जो है वो क्या आ जाती है, ई स्क्वायर ओवर 4r। ये वो मैक्सिमम पावर आउटपुट है जो आपके रेजिस्टेंस को वो डिलीवर की जा सकती है, ठीक है। बुक की तरफ चलते हैं वापस। तो अच्छा, ये हमने किया क्यों है, स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर क्यों किया है, देखें पावर मैक्सिमम कब होगी, कब मैक्सिमम पावर डिलीवर होगी, जब आपके पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है वो मिनिमम होगी, तभी मैक्सिमम पावर आपको होगी ना। अदरवाइज अगर रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर वो बहुत बड़ी होती जाएगी तो क्या होगा कि आपकी सारी पावर जो है वो कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो एक्चुअली या दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत लो है तो बैटरी जो है वो मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर करवा सकती है सर्किट के अंदर, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस मिनिमम है तो आपके पास मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर की जाती है। तो इसीलिए जो मैक्सिमम पावर है उसका जो डिलीवर की जाती है मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है दैट इज ई स्क्वायर ओवर 4 कैपिटल आर, ठीक है। मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोड भी कहते हैं, ठीक है, when the internal resistance of the source equals to the load resistance, ठीक है। तो इसीलिए हमने कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर किया था। जब इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो है वो आर के बराबर हो जाएगी तो उस वक्त जो मैक्सिमम पावर आउटपुट होगी दैट इज ई स्क्वायर ओवर 4r, ठीक है। तो ये थी ईएमएफ और उसकी वजह से जो मैक्सिमम पावर आउटपुट आती है वो